गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडेस 10। इंडेस 10 जो बात करता है इवेंट्स की जो भी अकर होते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट यानी रिपोर्टिंग पीरियड। हम सभी को पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा अप्रैल टू मार्च चलता है हमेशा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट मतलब हो गया जो भी 31 मार्च होगी आपकी, 31 मार्च 2023 बोल सकते हैं आप करंट में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो भी लेटेस्ट एंड हुआ है वो है 31 मार्च 2023। ठीक है, 2023 एंड हुआ है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी रिपोर्टिंग डेट है यानी रिपोर्टिंग पीरियड आपका 31 मार्च, उसके बाद जो भी इवेंट्स आपके होते हैं वो चाहे फेवरेबल हों या अनफेवरेबल हों, उनको आपको कैसे एडजस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैसे उनका ट्रीटमेंट लेना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल सकते हो आप, या उसका प्रेजेंटेशन बोल सकते हो, या डिस्क्लोजर कह सकते हो, कैसे आपको करना है वो आपको बताता है इंड एस 10। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक बार इंड एस 10 की डेफिनेशन थोड़ी। फेवरेबल स्लैश अनफेवरेबल इवेंट्स occurring after the balance sheet date यानी after the end of reporting period but before the approval of financial statements approved by the board। यानी जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमें सभी को पता है कि कंपनीज क्या करती हैं। अब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी ग्रुप होता है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उनको अपॉइंट करती है जो बहुत एक्सपर्टीज़ होती है जिनकी बिजनेस को रन करने में। जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनी है जो लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में फॉल करती है, तो उसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो काफ़ी इस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, जिनको काफ़ी तजुर्बा होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा बिजनेस को रन करने का, वो सभी डायरेक्टर्स की श्रेणी में आएंगे। उनको अपॉइंट करते कौन है? बेसिकली शेयर होल्डर्स करते हैं, जो भी मालिक हैं कंपनीज़ के, जो भी ओनर है कंपनीज़ के। बट जनरली प्राइवेट कंपनीज़ में क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वही आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। 2 या 3 मुश्किल से शेयर होल्डर्स होते हैं और वही आपके डायरेक्टर भी बन जाते हैं। बट हम लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें, बड़ी कंपनीज़ की बात करें, तो उस केस में शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं जिनकी पर्टिकुलर उसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती है बिजनेस को रन करने की, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अलग भी हो सकते हैं, कहीं पर सेम भी हो सकते हैं किसी कंपनी में, तो वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर अप्रूव करते हैं जब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हमें क्या कौन से इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं किसके बीच में, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट यानी रिपोर्टिंग पीरियड यानी 31 मार्च के बाद, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रहे हैं जिस डेट को, वहाँ तक उसके बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं चाहे वो फेवरेबल हों या अनफेवरेबल हों, वो इवेंट्स हमें कैसे बुक्स में एडजस्ट करना है, कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उनका इम्पैक्ट लेना है, उसके बारे में बात करता है। अब थोड़ा सा एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ये 31 मार्च को, 31 मार्च है आपके रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, और ये है आपका 20 जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ने अप्रूव कर दिए। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 जुलाई को शेयर होल्डर्स को जो है अवेलेबल करा दिए कि भाई आप इसको एजीएम में आप इसको देख सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एजीएम हमेशा आपको पता है करनी होती है, हर कंपनी को करनी होती है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी पड़ती है। और अगर एजीएम आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप एमसीएस से एक्सटेंशन भी लगवा सकते हैं, तो उसकी फ़ीस वगैरह चार्जेस लगते हैं कंपनीज़ पर। ठीक है, तो हमें इस डेट पर नहीं जाना, हमें किस पर जाना है, जो भी 31 मार्च डेट है रिपोर्टिंग पीरियड, उसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं कहाँ तक, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर दिया यानी 20 जून तक। तो इस बीच जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट लेना है वो बात करेगा इंड एस 10। ठीक है, तो ये बात करेगा इंड एस 10। अब हमने बात कर ली इंड एस 10 की, अब बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स हमारे पास 2 होते हैं, एक इवेंट्स होगा आपका एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा होगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका हमें इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना है यानी लेना है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इम्पैक्ट होंगे। हो सकता है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे चाहे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, यानी अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो वो होगा हमारा फेवरेबल इवेंट। अगर वो इवेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है यानी प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है तो वो होगा अनफेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो वो दोनों ही एडजस्टिंग इवेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब एडजस्टिंग इवेंट कब कहेंगे हम और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कब कहेंगे? एडजस्टिंग इवेंट का मतलब हो गया कि वो इवेंट जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, मतलब उनका एविडेंस जो था वो एविडेंस जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट पर ऑलरेडी हमारे पास उसका एविडेंस था उस इवेंट का, जो भी हमारा बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वहाँ तक उसके बीच में जो भी इवेंट हो रहे हैं उसका एविडेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पर या उससे पहले एग्जिस्ट करता था, तो वो सारे इवेंट्स कहलाएंगे एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, और नॉन एडजस्टिंग का मतलब सिंपली इसका उल्टा कर दें हम, जो इवेंट्स
इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन अराइज होती है जिनकी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी जिनका हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं था बैलेंस शीट डेट पर, वो अराइज ही कब हुआ है, बैलेंस शीट डेट के बाद ही उसकी इंडिकेशन हमें मिली है, तो वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि एग्जाम्पल से हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर आती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, एडजस्टिंग इवेंट्स के। ये एग्जाम्पल हैं सारे आपके किसके, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के। तो सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, डेटर्स सफरिंग हैवी लॉसेस बिफोर द बैलेंस शीट डेट हैज़ बिकेम बैंकरप्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मतलब आपको पता है कि जो डेटर्स हैं वो बहुत हैवी लॉसेस बियर कर रहे हैं बिफोर द बैलेंस शीट डेट। आपके कुछ डेटर्स हैं, लेट से आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके कुछ डेटर्स हैं और आपको पता है आपके डेटर्स जो हैं बहुत लॉसेस बियर कर रहे हैं। लेट से एक डेटर है आपका, जो आपका 2 करोड़ का डेटर है, 2 करोड़ आपको उससे रिसीवेबल है और वो लॉसेस बियर कर रहा है। ये बात आपको पता है कि बैलेंस शीट डेट से पहले पहले उसको लॉसेज हो रहे हैं। तो आपको एक तरह से इसकी कंडीशन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कि ये बंदा जो है, हो सकता है फ्यूचर में मेरा पैसा डूब जाए, हो सकता है कंपनी का पैसा डूब सकता है, 2 करोड़ के डेटर्स बेशक से डूब सकते हैं। तो इसकी कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पर, यानी हमें पहले से ही पता है कि ये बंदा लॉसेस बियर कर रहा है। तो लॉसेस बियर कर रहा है तो क्या पता ये हमारा डेटर्स का हमारा जो पैसा है ये ना दे पाए, इनकैपेबल हो जाए, वो जो है इन बैंकरप्ट हो गया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ये भी एग्जांपल है एडजस्टिंग इवेंट का कि बैलेंस शीट डेट के बाद बैंकरप्ट हुआ, बट इसका जो कंडीशन है, इसकी जो कंडीशन है बैंकरप्ट होने की, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर। तो ये होगा हमारा एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, सेकंड, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइंड बाय इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हमको पता है भी जो एनआरवी है वो हमेशा बैलेंस शीट डेट के बाद जो सेलिंग प्राइस होता है उसी से डिटरमाइन होती है, करेक्ट। 31 मार्च को कभी भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा 31 मार्च के बाद ही होगा। ठीक है, और जो एनआरवी भी है वो हमें कब पता चलेगी, अगले मंथ पता चलेगी, यानी अप्रैल में पता चलेगी। 31 मार्च खत्म होगा, अप्रैल में ही पता चलेगा कि भाई इस स्टॉक की मार्केट में क्या वैल्यू है, ये कितने में बिक सकता है। तो एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें से माइनस कर दो वो सारी कॉस्ट जो आपको लगी है उसको उस सेल को करने में। ठीक है, तो जो बचता है वो है आपका एनआरवी। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है हम कॉस्ट को जो वैल्यू करते हैं इन्वेंट्री इंड एस 2 के अकॉर्डिंग, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। तो हम इसलिए वैल्यू करते हैं। तो क्या है कि जो भी एनआरवी है वो आपको पता चलती है सेलिंग प्राइस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो बैलेंस शीट डेट के बाद ही पता चलती है। तो इन्वेंट्री हम हमेशा वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इसका इंपैक्ट भी हम लेंगे, ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, थर्ड इज डिस्काउंट प्रोवाइडेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, गुड्स सोल्ड बिफोर द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट डेट से पहले आपने कुछ गुड्स सोल्ड करे जिस पर डिस्काउंट आपने बाद में प्रोवाइड किया, बैलेंस शीट डेट के बाद प्रोवाइड किया। लेट से हो सकता है 31 मार्च पर कोई सेल हुई है, ठीक है, उसका डिस्काउंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे दिया कि भाई हम इस गुड्स के अगेंस्ट आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे 5% 10%, उस समय आपने क्रेडिट में सेल कर दी, पर उसका जो गुड्स का जो डिस्काउंट है वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है दिया है। तो गुड्स सोल्ड हुए थे बैलेंस शीट डेट से पहले, इसका डिस्काउंट आपने बाद में दिया है, तो ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इसका इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट डेट में, यानी सेल बैलेंस शीट डेट से पहले ही हो चुकी है, तो एग्जिस्ट करता है इसका कंडीशन। तो ये हो गया एडजस्टिंग इवेंट। फोर्थ इज हमने कोई कॉस्ट को डिटरमाइन किया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑफ असेट परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट। हमेशा क्या होता है, कभी कभी हम कुछ असेट्स जो हैं बैलेंस शीट डेट से पहले परचेज कर लेते हैं, बट उसकी कॉस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जैसे कि बिल हमारे पास 10 अप्रैल को आया, जिससे हमने 31 मार्च को कोई असेट परचेज कर लिया, ठीक है, असेट परचेज कर लिया, ठीक है। अब वो असेट हमने पीपी परचेज कर लिया, बट उसका जो बिल है वो हमारे पास 10 अप्रैल को आया, तो बिल में हमारे सारा कॉस्ट आ जाएगा जो भी पीपीई का होगा, ठीक है। तो उसका पीपी का कॉस्ट हमारे पास 10 अप्रैल को आया, तो बिल हमारे पास जो 10 अप्रैल को आया है, बट असेट हमने परचेज 31 मार्च से पहले ही कर लिया, तो ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि हमने ऑलरेडी असेट परचेज कर लिया है बैलेंस शीट डेट से पहले, तो इसका हम एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है इसका, सेटलमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑफ कोर्ट केसेस स्टार्टेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, यानी कोई कोर्ट केस मेरा चल रहा था बैलेंस शीट डेट से पहले, उसका सेटलमेंट जो है वो बाद में हुआ है, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। बट ध्यान रहे ये सारे जो इवेंट्स हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे पहले होने चाहिए, मतलब ये मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, जब बैलेंस शीट डेट के बाद और बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, उसके बीच में जो भी इवेंट्स है उनकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो सेटलमेंट हो गई आपकी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो फेवरेबल भी हो सकती है, वो अनफेवरेबल भी हो सकती है, दोनों केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका कोर्ट केस पहले ही चल रहा था बैलेंस शीट डेट पे, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तो इसलिए हम इसको एडजस्टिंग इवेंट की कैटेगरी में डालेंगे। तो जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये सारे हो गए एडजस्टिंग इवेंट्स।
अब एग्जाम्पल बात करते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट की। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब हो गया जिनको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं लेना है, जैसे कि लॉस बाय फायर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर आपकी फैक्ट्री में फायर लग गया, आग लग गई, तो ये एक नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन आपके पास बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि मुझे लगे कि मेरी फैक्ट्री में आग लग सकती है, ऐसा कोई भी मेरे पास एविडेंस नहीं था। ये एक अननेचुरल चीज़ है, जो कि नेचुरल नहीं हुई, अननेचुरल चीज़ है। मतलब ये मेरे को इसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था, तो ये नॉन एडजस्टिंग की कैटेगरी में आएगा। तो इसके अमाउंट को आपको एडजस्ट नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, इसका इम्पैक्ट नहीं लेना है। पर ध्यान रहे, अगर ये अमाउंट मटीरियल है कि जो भी आपको फायर होने की वजह से जो भी आपको लॉस हुआ है, यानी अगर आपका फैक्ट्री में स्टॉक जल गया है, ठीक है, वो लॉस अगर मटेरियल है, मटेरियल का मतलब वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट डाल सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप इसका डिस्क्लोजर दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बेशक से ये नॉन एडजस्टिंग है, आपको इसके अमाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट नहीं लेना, बट इसका डिस्क्लोजर आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? जो भी इवेंट हुआ है वो बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ इवेंट, और एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, कि कितना अमाउंट का फाइनेंशियल इफेक्ट इसका हो सकता है, कि कितने अमाउंट से आपको ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट कर सकता है। या अगर आप उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं लगा पा रहे पता, तो आप बता सकते हो कि स्टेटमेंट बता दो कि भाई ये एस्टिमेट हम इसका नहीं लगा सकते कि कितना हो सकता है, बट ये इवेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्लोजर तो एटलीस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बेशक से ये नॉन एडजस्टिंग है, बट डिस्क्लोजर इसका देना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट मटीरियल है। लेट्स से अगर 80 करोड़ का आपका इन्वेंट्री था स्टॉक का, फायर लगने की वजह से 40-50 करोड़ का इन्वेंट्री जल गया, तो ऑब्वियसली बात है आपका 50% का स्टॉक जल गया, जिससे आपका 50% स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये बहुत मटीरियल है, बेशक से नॉन एडजस्टिंग है, बट आपको इसका इम्पैक्ट नहीं लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इसका डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए नीरज, जो आप कह सकते हो एडजस्टिंग इवेंट्स के, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के, ठीक है। अब अगला हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है।